नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं आपका अपना रवि। इतिहास की श्रृंखला में बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ते हैं एक ऐसे सम्राट के बारे में जो निरक्षर था, लेकिन निरक्षर होते हुए भी इसने बता दिया था कि व्यक्ति के अंदर हौसला हो तो जीवन में परास्त नहीं हो सकता। जिसने बता दिया था कि कम उम्र में भी एक लोकतंत्रात्मक शासन किया जा सकता है। मैं ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा चाह रहा हूं और वो नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। लगभग 50 वर्षों तक इस व्यक्ति का शासन रहा है, जो कि मुगल सम्राट का सबसे बड़ा, अगर मुगल राजाओं में सबसे बड़ा शासनकाल रहा है इस व्यक्ति का। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की। मूल नाम की यदि चर्चा करता हूं मैं, तो इसका मूल नाम जो मिलता है हमें जलालुद्दीन के नाम से मिलता है। इसे दक्षिण के बादशाह के रूप में जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा राणा बीरसाल के यहां हुआ था। मां का नाम है हमीदा बानो बेगम और पिता का नाम है हुमायूं। पिता को नहीं देख पाता है ये बच्चा। बहुत कम उम्र में ही, जब बहुत छोटा सा था अकबर, तब पिता सिधार जाते हैं। एक व्यक्ति है जो इसका पूरा रख रखाव करता है, जिसे बैरम खां के नाम से जाना जाता है। बैरम खां ने इस व्यक्ति को वो संघर्षशील बनाया और बता दिया था, यदि महत्वाकांक्षी नहीं बनोगे तो ये दुनिया तुम्हारे ऊपर शासन करने लगेगी। मैं चर्चा करने जा रहा हूं महान सम्राट अकबर की। महान है या नहीं है ये आप तय करना, मैं तो सिर्फ कर्म की बात करूंगा यहां पर। तो बात करते हैं हम लोग, यहां पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। उपाधियां देखिएगा, उपाधियां क्या क्या मिलेंगी। इसके सिर्फ कर्मों की वजह से उपाधियां मिलेंगी मेरे प्यारे बच्चों। किसी भी व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर आंका जाता है। जहांगीर, जो कि इसका पुत्र है, इसने अर्श आसियानी कहा है अकबर को। अपने पिता को अर्श आसियानी कहा है, यानी कि जमीन पर रहने वाला खुदा। प्रजा ने इसे जगदीश्वर माना है, यानी पूरे जगत का ईश्वर, यानी संसार का ईश्वर माना है। बात करेंगे आरबी त्रिपाठी, जो कि लेखक हैं, इतिहासकार हैं। इन्हें अपने युग की संतान एवं पिता कहा है। वास्तव में संतान हो, हुमायूं के बाद यदि कोई सम्राट आया है जिसने मुगल साम्राज्य में अच्छा कार्य किया है, तो वो अकबर ही था मेरे प्यारे बच्चों। फिर बात करेंगे, एलिफेंटन ने इसे मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक कहा है। मुख्य परीक्षा में सबसे ज्यादा पढ़ने वाला प्रश्न है कि भाई इसे राष्ट्रीय शासक कहना कहां तक उचित होगा। यहां पर देखेंगे, हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब के गुरदासपुर के करानूर में था। यहीं पर 14 फरवरी 1556 को एक तरफ वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। प्यार के कस्मे वादे किए जा रहे हैं। एक तरफ 13 वर्ष 4 माह का एक बच्चा पत्थर के सिंहासन पर बैठ करके राज तिलक कर लेता है। मैं बात कर रहा हूं महान सम्राट अकबर की। मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पर ध्यान दीजिएगा, बैरम खान ने इसको सिंहासन दिया है पत्थरों का बना करके, और इस पत्थर पर बिठाल करके अकबर का राज्यारोहण किया गया है कि आज से यही राजा है, मुगल सम्राट का, मुगल साम्राज्य का यही एक शासक है। उस समय दिल्ली हाथ में नहीं थी मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन दिल्ली को जीतने का जज्बा था, और वो जज्बा पूरा किसने करवाया था? बैरम खान ने करवाया था। इसकी सीरीज लेकर के आऊंगा मैं, जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। बात कर रहे हैं अबुल कासिम। इसने देखिएगा ईंटों का सिंहासन बना दिया है बैरम खान ने, और अबुल कासिम ने शपथ दिला दी है इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, और यहां पर देखेंगे महामंगा, एक कैरेक्टर यहां पर मिलता है अकबर के जीवन में। अकबर की धाय मां के नाम से इसे जाना जाता है। ये एक वकील थी दमदार, कहते हैं काले कपड़े में वकील के रूप में आती थी हमेशा ये। मेरे प्यारे बच्चों, वकील के रूप में आएंगी यहां पर ये। देन उसके बाद में यहां पर देखेंगे प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रही है। अकबर की पहली महिला प्रधानमंत्री का खिताब है, और कहा जाता है इन्होंने ही सबसे पहले, अगर कही जाए तो मुस्लिम बच्चों के लिए
मदरसे की स्थापना करवाई थी। मदरसा, ध्यान दीजिएगा, एक और व्यक्ति मिलता है यहीं पर, शमसुद्दीन अतका खां, इसे अकबर का दाई पिता कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, दाई पिता कहा जा रहा है, जिसने पिता की छत्र छाया में इसको पाला है, पिता की तरह पाला है। अगली है जीजी अंगा, जो कि अतका खां की पत्नी है। ये अतका खां की पत्नी थी और अकबर की आयाओं में प्रमुख थी। जीजी अंगा ने अकबर के जन्म के बाद, जब हुमायूं अपनी बेगम के साथ किलों की चढ़ाई कर रहे थे, किलों में घूम रहे थे, किलों पर फतेह कर रहे थे, उस समय इन्होंने अपना रक्त, यानी कि कह सकते हैं इस समय ने स्तनपान कराया था मेरे प्यारे बच्चों, दूध पिलाया था, तो दूध मां का खिताब दिया गया है इन्हें। अगले हैं बैरम खां, यह एक कराइबुल तुर्क था, इसे हुमायूं ने खान बाबा या यार वफादार की उपाधि दी थी। ध्यान दीजिएगा, एकमात्र व्यक्ति है जिसे अपनी ईमानदारी का, अपने पूरे कार्य का इतना गजब का तोहफा मिलता है कि किसी व्यक्ति को जीवन में ना मिले। इसकी कहानी बताऊंगा मैं। यारे वफादार या खान बाबा की उपाधि दी है। हुमायूं ने ही बैरम खां को अकबर का संरक्षक भी बनाया है। यहां पर देखेंगे, अकबर को पहली जिम्मेदारी 1551 में गजनी के सूबेदार के रूप में दी गई थी। गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद में इसी समय उसका विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम के साथ में कर दिया गया है। पहला होता है, अब यहां पे युद्ध की बात करेंगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध होगा मेरे प्यारे बच्चों। पानीपत का यह युद्ध होगा, और पानीपत का युद्ध हुआ है 5 नवंबर 1556 को। यह युद्ध अकबर और अफगान शासक आदिल शाह के बीच में लड़ा गया है। इस युद्ध में अकबर की ओर से बैरम खां और आदिल शाह की ओर से हेमू ने नेतृत्व किया है। अकबर की ओर से बैरम खां और आदिल शाह की ओर से हेमू ने नेतृत्व किया है बेटा। आगे दूसरा युद्ध होगा हल्दी घाटी का युद्ध। यही एकमात्र युद्ध है जिसने अकबर पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था कि वास्तव में वो राष्ट्रीय सम्राट था या नहीं था। सिर्फ एक युद्ध था इसकी जिंदगी में, अदरवाइज इसने कोई जीवन में गलती नहीं की। सिर्फ एक युद्ध था ये वाला, जिसने लोगों का कत्ले आम करवा दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात थी, इस युद्ध में अकबर स्वयं कभी नहीं गए थे। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करूंगा, 18 जून 1576 में लड़ा गया था यह युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा है। अबुल फजल इस समय के बहुत बड़े इतिहासकार रहे। खमनौर का युद्ध कहा है, जिस स्थान पर यह युद्ध हुआ उसे रक्त तलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्त तलाई। कहते हैं अकबर इस युद्ध के बाद जब हल्दी घाटी के मैदान में गया है मेरे प्यारे बच्चों, उस समय छोटे छोटे बच्चों को जो अपनी मां के पास बिलख रहे थे, पिता के पास बिलख रहे थे, उन बच्चों को अकबर ने हाथ में उठाया है। अकबर टूट गया है, और अकबर ने, कहा जाता है, उस दिन के बाद से युद्ध की नीति छोड़ दी थी। उसने सोच लिया था युद्ध नहीं करना है अब। क्यों? क्योंकि मैं कई बार कहता आया हूं, युद्ध कभी भी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। युद्ध ने हमेशा किसी भी राष्ट्र को 20 बरस पहले कर दिया है, आगे लेकर के कभी नहीं गया है। आज हम लोग इजराइल हमास कई युद्ध देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फिलिस्तीन कई युद्ध देखते हैं। युद्ध किसी भी समस्या का हल कभी नहीं हो सकता है। हम चर्चा करने जा रहे हैं पेटीकोट सरकार की। यह बहुत बड़ा इफेक्ट करता है यहाँ पे। 1560 से 62 तक अकबर अपनी दायमा महामंगा के प्रभाव में रहा है। यह वही समय है जब महामंगा इसके कान भरते हुए क्या करेगी, बैरम खान को दरबार से धक्के देकर के निकलवा देगी, और उसकी ईमानदारी का वो तोहफा मिल जाएगा उसको। आएंगे इस पर भी हम लोग। इस काल को पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार के नाम से जाना जाता है, जब वो अपनी दायमा महामंगा के प्रभाव में रहा है अकबर। अकबर ने, ध्यान दीजिएगा, 1561 में अदम खां के नेतृत्व में मालवा सेना भेजी, जिसने बाज बहादुर को पराजित कर दिया है। अदम खां यहां पर धोखा देता है, जो कि महामंगा का बेटा है। ये झूठी चीजें बोल देता है, और झूठी चीजें बोल करके क्या करता है, रानी रूपमती पर इसका दिल आ गया है यहां पे, और रानी रूपमती को क्या करना चाहता है, अपने विवश में करना चाहता है। अकबर को बोल देता है कि इसके पति बाज बहादुर क्या कर रहा है, रानी रूपमती और बाज बहादुर ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों विश्वासघात करना चाहते हैं अकबर के साथ में, ऐसा कहा कहानी बना देता है।
उसके दबाव में आकर के रानी रूपमती आत्महत्या कर लेती है, जौहर कर लेती है मेरे प्यारे बच्चों। तो वो नहीं चाहती थी किसी पराए मर्द के अधीन रह करके कार्य करना। 1571 में बाज बहादुर ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। अकबर टूट जाता है इस घटना से भी, क्योंकि इस केस में कोई गलती नहीं थी मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे, अन्य तथ्यों में आएंगे। गोंडवाना एकमात्र राजपूत रियासत थी जिसे अकबर ने मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था। गोंडवाना रियासत, ध्यान रखिएगा। अकबर इसमें चुनार विजय करता है, आमेर में से संधि करता है। इसी समय हरका बाई या जोधैया बाई जो इतिहास में मिलता है, यहां पर विवाह करता है, राजपूत नीति अपनाता है। राजपूत कहा जाता है अकबर गंगा और जमुनी तहजीब को मानने वाला व्यक्ति था। ये गंगा के पानी को पीता था और जमुना के पानी से नहाता था। यह इसकी पॉलिसीज में शामिल था, यह इसकी नीतियों में शामिल था। मंडला विजय करता है, मेवाड़ अभियान करता है, गुजरात विजय करता है और यहीं पर बिहार एवं बंगाल विजय करता है। असीरगढ़ का किला, ध्यान देखिएगा, असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला, यह अकबर का अंतिम विजय अभियान है। अंतिम विजय अभियान। इस अभियान के बाद आगरा में ही सिकंदरा में इसकी मृत्यु हो जाती है अकबर की, और यहीं सिकंदरा में इसका मकबरा बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा, यह है फैक्ट्स अबाउट अकबर। डेथ 27 अक्टूबर 1605 में, 25 अक्टूबर 1542 में जन्म होता है। अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये उसका पूरा नाम है। पेरेंट्स की बात करूंगा तो हुमायूं, हमीदा बानो बेगम। पीरियड्स ऑफ रूल की 11 फरवरी 1556 से 1605 तक 49 साल का एक शासन रहा है। डायनेस्टी यानी कि साम्राज्य तिमूर डायनेस्टी रही है, तिमूरी डायनेस्टी। ट्रेडिशंस देखेंगे, हुमायूं वाइफ्स, जो कि इसकी पत्नी रही हैं, राजकुंवरी 1570 में नाथीबाई, बकरी बेगम, बेगम गोहर उन निसाद, बीबी दौलत साद, सेवरिल और कई ऐसी। देखिए, राजाओं की कई रानियां होती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है उस समय। आगे हम लोग बुक्स के बारे में देखेंगे। ये इसकी बुक्स हो गई। अकबरनामा, आईने अकबरी, ये अबुल फजल लिखता है मेरे प्यारे बच्चों। ये सबसे मोस्ट किताब रही है जिसमें अकबर के बारे में कुछ बातें पढ़ी जा सकती हैं। ये 1605 में अकबर की मृत्यु के समय उसका साम्राज्य था जो कहां से कहां तक फैलाया था बेटे प्यारे बच्चों। काबुल से कांधार होते हुए इसने पूरे के पूरे जितने भी उत्तर भारत था पूरे पर कब्जा किया हुआ था। दिल्ली, आगरा, लाहौर, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, काबुल, कंधार, यहां पे बात करेंगे कच्छ, मेवाड़, उदयपुर, कूच बिहार, कुमाऊं, कांगड़ा, ये कई ऐसे राज्यों को जीत लिया था। तो मेरे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अकबर वास्तव में मुगल सम्राट का सबसे प्रभावशाली शासक क्यों हुआ। तो ऐसे ही अन्य राजाओं के बारे में पढ़ते रहिए मेरे साथ में, और एंडेवर प्रेप के साथ में आप लोग बने रहिएगा। तब तक के लिए वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।